आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 31 अक्टूबर 2025 और ये नहीं आज की सुर्खियां। इसराइल ने गजा पर चौथे दिन भी किया हमला, नाजुक सीज़फायर फिर हिल गया। तुर्की का बड़ा बयान, मंडे को गजा पर होगी हाई लेवल मीटिंग। इसराइली मिनिस्टर बेन ग्विर की बेशर्मी, जेल में कैदियों के बीच डेथ पेनल्टी की मांग। वीडियो में फलस्तीनियों को इसराइल के झंडे के आगे झुके दिखाया। इसराइल के फौजी फलस्तीनियों के जैतून लूटते पकड़े गए। फलस्तीनी किसानों को भगाकर पेड़ों से फसल तोड़ी। ईरान का आया बयान, कहा अरब ममालिक की दौलत पर कब्जा करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेबनान के सदर का इल्जाम, कहा बातचीत की पेशकश पर इसराइल ने बमबारी बढ़ाई। सूडान के अल-फाशर में आरएसएफ ने अपने ही लड़ाकों को किया गिरफ्तार। सीरिया के अल-हस्का में एसडीएफ और अमेरिकी अलायंस की भारी मिलिट्री ड्रिल। और भारत की कांग्रेस पार्टी ने की आरएसएस पर बैन लगाने की मांग। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल ने गजा पर आज लगातार चौथे दिन भी हमला किया। फलस्तीनी सेहत महकमे के मुताबिक जुमे को 3 लोग मारे गए। यह हमला नाजुक सीज़फायर का एक और बड़ा इम्तिहान बन गया है। जुमे की सुबह नॉर्थ गजा में फिर से धमाके गूंजे। लोगों ने बताया कि इस्राएली टैंकों ने शेलिंग की और गोलियां चलाई, जबकि इस्राइल दावा करता रहा कि वो ट्रंप के दखल से हुए सीज़फायर समझौते का पालन कर रहा है, उसे फॉलो कर रहा है। लेकिन गजा की सड़कों पर मलबा, धुआं और चीखें बता रही हैं जंग अभी खत्म नहीं हुई, बस नाम बदल गया है। सीज़फायर के पीछे अब भी गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। तुर्की ने एक बड़ा ऐलान किया है कि गजा पर पीर को मंडे को एक हाई लेवल मीटिंग होगी। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने कहा कि पीर को कई मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ बैठेंगे, सीज फायर और उसके आगे के कदमों पर बात करेंगे। अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिदान बोले, हमें फिक्र है कि ये सीज फायर टिकेगा भी या नहीं, क्योंकि हालात नाजुक हैं। मीटिंग में गजा के लिए टास्क फोर्स और स्टेबलाइजेशन टीम बनाने की बात होगी, ताकि इस्राएली हमलों के बाद तबाह इलाकों में सुकून और सिस्टम लौटाया जा सके। अब इस्राएली मिनिस्टर बेन ग्विर की बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए। गजा के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए इस्राएल के कट्टरपंथी सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर ने अपनी नफरत का एक और जलवा दिखाया। उसने जेल के अंदर कैद फलस्तीनियों के ऊपर खड़े होकर टेररिस्ट के लिए डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत की मांग कर डाली। वो फलस्तीनियों को टेररिस्ट ही बुलाता है, जबकि इन लोगों पर अभी केस भी नहीं सही से चल रहा। ये वीडियो उसी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया, जिसमें दीवार पर इसराइल का झंडा चिपका दिखाई दे रहा था और सामने जमीन पर दर्जनों फलस्तीनी कैदी पड़े दिखाई दे रहे थे, जिनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और सिर जमीन पर झुके हुए थे इसराइली झंडे के आगे। बेन ग्विर कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस वीडियो में कि ये वही नुखबा हैं जो हमारे बच्चों, औरतों और हमारे नन्हे मासूमों को मारने आए थे। अब देखो इनकी हालत हमने क्या कर दी है। फिर वो जहर उगलते हुए कहता है, अभी भी एक चीज बाकी है, टेररिस्ट के लिए डेथ पेनल्टी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर पैदा कर दी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा, ये सिर्फ इंसानियत की तौहीन नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कानून का मजाक उड़ाना भी है, क्योंकि वॉर प्रिजनर्स जो जंग के कैदी होते हैं या आम कैदी जो होते हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक जेनेवा कन्वेंशन की खुली तौहीन है। बेन ग्विर पहले भी अल-अक्सा मस्जिद परिसर में, अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में भड़काऊ दौरे और फलस्तीनियों के घरों को सील करने जैसे कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए और हरकतें करने के लिए बदनाम रहा है। लेकिन इस बार उसने सरकारी ताकत को नफरत के तमाशे में बदल दिया। अब सवाल यह है कि क्या इसराइल की जुडिशरी और वर्ल्ड बॉडीज इस वीडियो को सिर्फ एक बयान मानकर छोड़ देंगी, या फिर इसे रस्मी तौर पर वॉर क्राइम के सबूत की तरह देखेंगी। गजा में जले हुए मकानों की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और इसराइल के पावर कॉरिडोर में नफरत का नया शो शुरू हो गया है। ये वीडियो एक तस्वीर नहीं, एक पूरी सोच का आईना है, जिसमें इसराइल की कैबिनेट का अक्स दिखाई दे रहा है। ये आईना है उस तस्वीर का जो ये कहती है कि इंसानियत मर चुकी है, बस सत्ता और पावर बची है। आईडीएफ के फौजी जैतून की चोरी करते कैमरे में कैद हो गए। बड़े शर्म की बात है कि इसराइली फौजी फलस्तीनी जमीनों से जैतून तक की लूट कर रहे हैं। रमल्ला के नॉर्थ में मौजूद सिंजिल कस्बे से ये शर्मनाक तस्वीर आई है जो आप देख रहे हैं, जहां वर्दी पहने इसराइली सोल्जर्स, इन्होंने पहले तो फलस्तीनी किसानों को उनकी ज़मीन से भगा दिया,
और फिर उनके जैतून के पेड़ों से फल तोड़ते हुए ये गायब हो गए। ये वही ज़मीनें हैं जिन पर पीढ़ियों से, नस्लों से फ़लस्तीनी ख़ानदान खेती करते आए हैं, लेकिन अब हर मौसम में जब ऑलिव हार्वेस्ट यानी जैतून के फलों की तोड़ने का जो सीज़न शुरू होता है, तब इस्राइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस और सेटलर्स मिलकर इस फसल को ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। अल जज़ीरा ने 29 अक्टूबर 2025 को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि इस्राइली फ़ौजी और सेटलर्स मिलकर फ़लस्तीनी किसानों को डराने, पीटने और फसल लूटने की प्रैक्टिस को सिक्योरिटी ऑपरेशन कहकर जायज़ ठहराते हैं। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ की जुल्म जारी हैं। रमल्ला के करीब सिलवाड टाउन में जुमेरात की रात इस्राइली फोर्स ने धावा बोला, ज़मीन हिल गई, गोलियां चली, आंसू गैस के गोले फटे और 15 साल का यामन सामेद हमेद गिर पड़ा। पूरा नाम यामन सामेद हमेद है। लोकल सोर्स के मुताबिक इस्राइली फोर्स ने टाउन का मेन एंट्रेंस घेर कर धावा बोला। लोगों ने पत्थर उठाए तो उन्होंने गोलियां चला दी। यामन को लाइव फायर से सीने में चोट लगी। उसे पैलेस्टाइन मेडिकल कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, मगर कोई उसकी जान बचा नहीं सका। सिलवाड की गलियों में अब भी धुआं है और एक मां की चीख गूंज रही है कि मेरा बच्चा स्कूल जाता था, वो बंदूक नहीं थामे था, उसे क्यों मार दिया गया। अल-कुद्स शहर यानी जेरूसलम में फिर जुल्म का मंजर दिखाई दिया। अल-अक्सा मस्जिद के आंगन से इस्राएली फोर्स ने एक फ़लस्तीनी नौजवान को उठा लिया। जुमे की नमाज के वक्त जब हज़ारों लोग सजदे में थे, तब इस्राएली फोर्स ने धावा बोला, भीड़ को तितर बितर किया और एक नौजवान को ज़बरदस्ती उठा ले गई। गवाहों ने बताया उस नौजवान को अल-अक्सा के आंगन से घसीट कर बाहर ले जाया गया, जबकि नमाजी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के सीनियर एडवाइज़र अली अकबर विलायती ने कहा है कि गजा सीज़ फायर के लिए हुई शर्म अश-शेख समिट असल में ट्रंप के अरब वर्ल्ड प्लान का हिस्सा थी। विलायती ने एक्स पर लिखा, ट्रंप का मकसद सीज़ फायर तोड़ने वाले इसराइल को बचाना नहीं, बल्कि अरब मुल्कों की दौलत पर कब्जा आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अरब ममालिक के साथ की गई अपनी फाइनेंशियल डील्स से रुकावटें हटाना चाहते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। विलायती ने इसे ज़ायनी हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा बताया, जो असल में गजा की तबाही को छुपाने और अरब मुल्कों को फंसाने की चाल है। दोस्तों, आप सबको याद होगा 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अश-शेख में हुई ये समिट ट्रंप के गजा पीस प्लान के पहले फेज का हिस्सा बताई जा रही है, लेकिन ईरान कहता है ये अमन नहीं, अरब वर्ल्ड को लूटने का नया नक्शा है। क्या ईरान जो समझ रहा है वो अरब नहीं समझ रहे? लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने जुमे को इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि जब बेरूत ने बातचीत की पेशकश की तो इसराइल ने जवाब में अपने हवाई हमले तेज कर दिए। जोसेफ ऑन ने कहा कि इसराइल बातचीत नहीं, धमाकों की जुबान बोल रहा है। लेबनानी प्रेसिडेंसी के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक ऑन ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर योहान वेटफुल से मुलाकात में कहा कि लेबनान इसराइल के कब्जे को ख़त्म करने के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन हर बातचीत तब मुमकिन होती है जब दोनों तरफ से नीयत साफ हो, और इसराइल की तरफ से कोई ऐसी नीयत नहीं दिख रही। और ने साफ कहा, हमने बातचीत का दरवाज़ा खोला, इसराइल ने उस दरवाजे पर बम गिरा दिए। अब उनकी फ़ौजें सिर्फ गोली नहीं चला रही, बल्कि तनाव को जानबूझकर बढ़ा रही हैं। सूडान में दारफुर की जंग और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। आरएसएफ ने एल-फाशर शहर पर कब्जे के बाद अपने ही कुछ लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने कहा है कि कई फाइटर्स को अब्यूज़ और वायलेंस के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, जिनमें एक बदनाम लड़ाका अबू लुलू भी शामिल है, जो टिकटॉक वीडियोस में निहत्थे लोगों को करीब से गोली मारते दिखा था। एक वीडियो में वो लाशों और जले हुए व्हीकल्स के बीच खड़ा दिखा, तो दूसरे में कैदियों को ज़बरदस्ती जनरल अल बुरहान की तारीफ करने को मजबूर करता नजर आया। उधर यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि दारफुर में हॉरर किलिंग जारी है और एल-फाशर की लड़ाई ने इंसानी तबाही को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां हर गली में खामोशी नहीं, चीखें गूंज रही हैं। सीरिया के अल-हस्का इलाके में एसडीएफ और अमेरिकी अलायंस ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। अल-शद्दादी बेस पर जोरदार धमाके, हेलीकॉप्टर उड़ाने और लाइव फायरिंग से इलाका गूंज उठने की खबरें आई हैं। ये जॉइंट ट्रेनिंग ड्रिल्स लड़ाकू तैयारियों को बढ़ाने और दोनों फोर्सेस के बीच फील्ड कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के मकसद से की गई। इन ड्रिल्स में ग्राउंड ट्रूप्स, अमेरिकी एयरफोर्स यूनिट्स और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया। असली गोला बारूद से सिम्युलेटेड ऑपरेशंस हुए
जिनसे चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। मकसद साफ था, आने वाले हर मुमकिन मिलिट्री सिनेरियो के लिए पूरी तैयारी करना। अब खबर भारत से, जहां फिर से आरएसएस पर बैन लगाने की मांग उठी है। कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया या इंडिया की कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। सरदार पटेल ने यही किया था। हेडलाइन कहती है कि मोदी शाह उनके विचारों का सम्मान करते हैं अगर सरदार पटेल के, तो ये करके दिखाएं और आरएसएस पर बैन लगाएं। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ये कांग्रेस ने बयान दिया है और कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाइए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश में ऐसा माहौल बनाया है जिससे कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 18 जुलाई 1948 को उस वक्त के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार पटेल का एक लेटर का उन्होंने हवाला दिया जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा था, बीजेपी के जो सर्वा फाउंडर थे, कि भैया आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें महात्मा गांधी की हत्या हुई, उनका कत्ल हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब जनसंघ वगैरह बना था और अनुषांगिक संगठन ही है आरएसएस का। तो फिलहाल ये भारत की पॉलिटिकल खबर थी। जो दूसरी हेडलाइन ये है कि चिराग पासवान जो हैं उन्होंने कहा है कि एनडीए का नहीं पता लेकिन मैं नीतीश को सीएम चुनूंगा। देखिए वक्त ऐसे पलटता है, पिछली बार ये दिक्कत बने थे। अब चिराग ये भी कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं, डिप्टी सीएम का पद नहीं मांगा। तो ये एक हेडलाइन है। दूसरी एक और हेडलाइन ये है कि केकर बयारबा, बिहार में विधानसभा इलेक्शन है और उसको लेकर फेज़ 1 को लेकर दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी है कि मिथिलांचल, कोसी, मगध की 58 सीटों का हिसाब किताब, एनडीए आगे, कांग्रेस वीआईपी की वजह से महागठबंधन कमज़ोर, मैथिली अनंत सिंह की सीट फंसी। अगर अखबार वोटिंग से पहले इस तरीके की हेडलाइन लगाते हैं तो वोटर इधर उधर हो सकते हैं। अखबारों को इस तरीके से हेडलाइन लगाने से बचना चाहिए। 58 सीटों का हिसाब किताब अगर पहले ही बता देंगे कि एनडीए आगे है तो लोगों का रुझान उस तरफ चला जाएगा कि भैया वोट क्यों खराब करें। छठ पर साफ पानी से भरे वासुदेव घाट का सच। दिल्ली में ये वासुदेव घाट है। छठ पर लोग यमुना पानी में नहाने गए थे। लोग बोले कि टैंकर से पानी भरा और अलग से यमुना के किनारे एक और स्विमिंग पूल बना दिया गया, उसमें टैंकर से साफ पानी भरा गया। यमुना के किनारे गंगा का पानी भरा गया क्या? यमुना अब भी नाला है। सरकार, भाजपा की दिल्ली सरकार ने झूठ बोला। इसको लेकर पूरी रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने छापी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।